अ, आज की इस विशेष गहन चर्चा मतलब हमारे आज के इस डीप डाइव में एक बार फिर से स्वागत है। ओह! आज हमारे टेबल पर ऐतिहासिक लेखों, शोध पत्रों और दृष्टि आईएएस के विस्तृत नोट्स का ना एक बहुत ही भारी भरकम स्टैक मौजूद है। जी, बिल्कुल। बहुत सारा मटेरियल है आज। हाँ, और सच कहूं तो इन पन्नों के बीच जो कहानियां दबी है ना, वे किसी भी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एकदम सही कहा आपने। आज का जो हमारा विषय है वो है बिहार शासन, विद्रोह और क्रांति की प्रयोगशाला। ये बहुत ही गहरा विषय है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक ही भौगोलिक क्षेत्र सदियों तक लगातार बदलाव और सामाजिक चेतना का केंद्र बना रहा है। देखिए, जो लोग सोचते हैं ना कि इतिहास सिर्फ तारीखों को रटने का नाम है या ये एक बहुत ही उबाऊ विषय है, हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही मानते हैं। तो सुनने वालों के लिए आज की यह चर्चा बहुत सारे आहा मोमेंट्स लेकर आने वाली है। बिल्कुल लेकर आएगी। ये सिर्फ अतीत में झांकने की बात नहीं है। ये उन विचारों की जड़ों को खोजने की कोशिश है जिन्होंने आज के समाज और हमारी मौजूदा व्यवस्था की नींव रखी है। सही बात है। और इस विषय की गहराई में जाने से पहले ना इसकी रूपरेखा को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हाँ, बताइए। आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ किसी एक कालखंड का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे 16वीं शताब्दी के प्रशासनिक सुधारों से लेकर 1974 की संपूर्ण क्रांति तक के एक बहुत लंबे सफर को डिकोड करते हैं। बहुत लंबा और जटिल सफर। जी बिल्कुल, जटिल सफर। हम ये देखेंगे कि कैसे एक ही मिट्टी से सुशासन के सबसे बेहतरीन मॉडल निकले और कैसे वहीं से विदेशी हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़े सशस्त्र विद्रोह की रणनीति तैयार हुई। और फिर कैसे उसी जमीन ने अहिंसक सत्याग्रह को जन्म दिया। बिल्कुल, और बड़े छात्र आंदोलनों को एक नई दिशा दी। ये एक क्षेत्र के लगातार खुद को बदलने की कहानी है। बिल्कुल। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं 16वीं शताब्दी से। जी, हमारे स्रोतों में सबसे पहला नाम आता है शेरशाह सूरी का। अब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाला तथ्य है वो है उनका शासनकाल। हाँ, 5 वर्ष का। जी, केवल 5 वर्ष का, 1540 से 1545 तक। हाँ, मतलब आजकल की राजनीति में देखें तो 5 साल में तो नेता सिर्फ अपनी कुर्सी का हिसाब किताब ही समझ पाते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन इन सिर्फ 5 सालों में जो प्रशासनिक चमत्कार हुए वे सच में अचंभित करने वाले हैं। दस्तावेजों के अनुसार शेरशाह ने अपने पूरे साम्राज्य को 47 सरकारों और परगनाओं में बांट दिया था। एक बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार। हाँ, अब अगर आज के संदर्भ में बात करें तो ये वैसा ही है जैसे आज हम देश को राज्यों, जिलों और तहसीलों में बांटते हैं। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ रूखे तथ्य नहीं है, बल्कि ये सुशासन या गुड गवर्नेंस का एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। जब एक शासक के पास स्पष्ट विजन होता है ना, तो समय की कमी कोई बाधा नहीं होती। एक बड़ी और अस्त-व्यस्त साम्राज्य को लेना और उसे इतने व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे में ढाल देना, वो भी 16वीं शताब्दी में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने संपूर्ण खेती योग्य भूमि को अच्छी, मध्यम और खराब श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। जमीन का वर्गीकरण। हाँ, और इसके आधार पर उपज का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में तय किया गया। और इसका भुगतान भी फ्लेक्सिबल था ना? जी बिल्कुल, जिसका भुगतान किसान नकद या अपनी फसल के रूप में कर सकते थे। इससे अर्थव्यवस्था में एक तरह की स्थिरता आई। और बात सिर्फ जमीन और प्रशासन तक नहीं रुकी। जी, उन्होंने कलकत्ता से लेकर पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम आज भी जीटी रोड के नाम से जानते हैं, हाँ, उसी का पुनर्निर्माण करवाया। व्यापार को आसान बनाने के लिए मुद्रा प्रणाली में भी बड़े बदलाव किए। चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया। एक इंसान जिसने सिर्फ 5 साल राज किया हो, उसकी उपलब्धियों की ये सूची अविश्वसनीय रूप से लंबी है। बिल्कुल। और अगर हम उस आहा मोमेंट की बात करें जो इन शोध पत्रों में प्रमुखता से उभर कर आता है, तो वो ये है कि शेरशाह द्वारा शुरू किए गए तांबे के दाम के सिक्के 1835 तक चलन में रहे। 1835 तक? जी, जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक शासक जो सिर्फ 5 साल सत्ता में रहा, उसकी आर्थिक नीतियां लगभग 300 सालों तक जीवित रहीं। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला तथ्य है। ये दर्शाता है कि नीतियां अगर जमीनी हकीकत को समझकर बनाई जाएं, तो उनका दीर्घकालिक प्रभाव कितना गहरा हो सकता है।
3 सदियों तक लोग उस सिस्टम का इस्तेमाल करते रहे। जी। अब शेरशाह ने जो जमीनी ढांचा तैयार किया था, सदियों बाद उसी जमीन से ब्रिटिश हुकूमत को सबसे बड़ी चुनौती मिली। 1857 का विद्रोह। हाँ, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कहानी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की तरफ मुड़ती है, और चुनौती देने वाला कोई नौजवान नहीं था। इस अध्याय के नायक हैं बाबू वीर कुंवर सिंह। जब हम इतिहास में विद्रोह और युद्ध की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में युवा जोश की छवि आती है। बिल्कुल। लेकिन कुंवर सिंह की कहानी इस धारणा को पूरी तरह पलट देती है। एकदम पलट देती है। 1857 में उनकी उम्र 80 वर्ष थी। 80 साल? जी, 80 साल। इस उम्र में दानापुर के बागी सैनिकों ने उनका नेतृत्व स्वीकारा, और ये कोई नाम मात्र का नेतृत्व नहीं था। बिल्कुल नहीं। नोट्स बताते हैं कि उन्होंने बाकायदा जगदीशपुर में अपने किले के भीतर बंदूकें और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित कर लिया था। और जरा इस रसद व्यवस्था के बारे में सोचिए। उन्होंने 20,000 सैनिकों के लिए पूरे 6 महीने का राशन इकट्ठा किया था। एक 80 साल का बुजुर्ग अपनी सेना को खिलाने पिलाने का इतना सटीक प्रबंध कर रहा था। ये संगठनात्मक क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। कुंवर सिंह सिर्फ एक जमींदार या राजा नहीं थे, वे एक बेहद चतुर रणनीतिकार थे। हाँ। उन्होंने 400 मील की लंबी यात्रा की। वे रीवा गए, बांदा गए, कालपी और फिर लखनऊ तक का सफर तय किया। और ये कोई साधारण यात्रा तो थी नहीं। जी नहीं। वे लगातार गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे। दुश्मन को चकमा देने के लिए लगातार स्थान बदलना, वो भी एक बड़ी सेना के साथ, इस उम्र में ये करना असाधारण है। और उन्हें इसके लिए सम्मान भी मिला। बिल्कुल। लखनऊ के शाह उनकी इस रणनीति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुंवर सिंह को खिलत यानी सम्मान का लिबास पहनाया और आजमगढ़ पर कब्जा करने के लिए 12,000 रुपए नकद दिए। और इसी गुरिल्ला युद्ध के दौरान ना, स्रोतों में एक ऐसा किस्सा दर्ज है जो सच में हैरान कर देता है। जी। वो गंगा पार करने वाला किस्सा। हाँ, अप्रैल 1858 की बात है। कुंवर सिंह अपने सैनिकों के साथ गंगा पार कर रहे थे। तभी अचानक ब्रिटिश सेना की तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। हाँ। उन्होंने 400 मील की लंबी यात्रा की। वे रीवा गए, बांदा गए, कालपी और फिर लखनऊ तक का सफर तय किया। और ये कोई साधारण यात्रा तो थी नहीं। जी नहीं। वे लगातार गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे। दुश्मन को चकमा देने के लिए लगातार स्थान बदलना, वो भी एक बड़ी सेना के साथ, इस उम्र में ये करना असाधारण है। और उन्हें इसके लिए सम्मान भी मिला। बिल्कुल। लखनऊ के शाह उनकी इस रणनीति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुंवर सिंह को खिलत यानी सम्मान का लिबास पहनाया और आजमगढ़ पर कब्जा करने के लिए 12,000 रुपए नकद दिए। और इसी गुरिल्ला युद्ध के दौरान ना, स्रोतों में एक ऐसा किस्सा दर्ज है जो सच में हैरान कर देता है। जी। वो गंगा पार करने वाला किस्सा। हाँ, अप्रैल 1858 की बात है। कुंवर सिंह अपने सैनिकों के साथ गंगा पार कर रहे थे। तभी अचानक ब्रिटिश सेना की तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। एक गोली सीधे उनकी बांह में आ लगी और हड्डी बुरी तरह टूट गई। उन्हें तुरंत यह एहसास हो गया कि गोली का जहर पूरे शरीर में फैल सकता है और उनकी जान जा सकती है। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, उन्होंने क्या किया। 80 साल के इस योद्धा ने अपनी ही म्यान से अपनी भारी तलवार निकाली और अपना ही हाथ काट दिया। खुद अपना हाथ काट दिया? हाँ, और उसे गंगा मैया को अर्पित कर दिया। इस हद का समर्पण और साहस, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्य है। अगर हम इसे एक व्यापक संदर्भ में देखें
तो वीर कुंवर सिंह के मामले में सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि वो अंततः जीते या हारे। उनकी रणनीति ज्यादा महत्वपूर्ण थी। सही कहा। 80 साल की उम्र में उन्होंने एक फील्ड कमांडर की भूमिका निभाई। उन्होंने कई मोर्चों पर खुद सेना का नेतृत्व किया। ये सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र का विद्रोह नहीं था, इसने पूरे देश को प्रभावित किया। जी, इसने पूरे देश में चल रहे संघर्ष को एक राष्ट्रीय प्रेरणा दी। उम्र वाकई उनके लिए सिर्फ एक संख्या थी, और उनकी रणनीति आज भी सैन्य इतिहासकारों के लिए अध्ययन का विषय है। बिल्कुल। अब 1857 के इस हिंसक और उग्र विद्रोह से हम कहानी के एक एकदम नए और विपरीत अध्याय में प्रवेश करते हैं। अहिंसक प्रयोगों का युग। हाँ, अहिंसक प्रयोगों का युग। हम बात कर रहे हैं 1917 के चंपारण सत्याग्रह की। हमारे सामने रखे स्रोत बताते हैं कि उस समय चंपारण में तिनकठिया प्रणाली लागू थी। बहुत ही शोषणकारी व्यवस्था थी वो। बहुत ज्यादा। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसानों को अपनी जमीन के 15% हिस्से पर, यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। और यहाँ जो आर्थिक पहलू है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। 1900 के आसपास यूरोप में जर्मनी जैसे देशों ने कृत्रिम नील यानी सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था। तो मतलब असली नील की मांग कम हो गई? जी बिल्कुल। इसका मतलब ये था कि विश्व बाजार में प्राकृतिक नील की मांग बुरी तरह गिर चुकी थी। नील की खेती अब फायदे का सौदा नहीं रही थी। इसके बावजूद ब्रिटिश जमींदार किसानों को इस घाटे के सौदे से मुक्त करने के बदले में भारी अवैध वसूली कर रहे थे। ये तो सरासर अन्याय था। बिल्कुल। किसानों का दोहरी तरह से शोषण हो रहा था। उनकी बेहतरीन जमीन भी जा रही थी और उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। और इसी हताशा के बीच राजकुमार शुक्ल नाम के एक स्थानीय किसान ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। जी। और जब गांधी जी वहां पहुंचे तो प्रशासन ने तुरंत उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने साफ मानने से इनकार कर दिया। और यहीं से सविनय अवज्ञा की शुरुआत हुई। हाँ, ये भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन बना। अंततः ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा। एक जांच आयोग बना। 25% अवैध वसूली किसानों को वापस की गई। और 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ। बिल्कुल। इस कानून ने तिनकठिया प्रणाली को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक टैक्स की वापसी नहीं थी, ये इस बात का एहसास था कि ब्रिटिश सरकार को कानूनी और अहिंसक तरीके से घुटनों पर लाया जा सकता है। चंपारण और उसके बाद के इन आंदोलनों का अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो ये साफ होता है कि ये सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं था। तो और क्या था ये? ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने भारतीय राजनीति के पटल पर गांधी जी को एक स्थापित जन नेता बना दिया। और अहिंसक विरोध के तरीके भी तो देखिए कितने रचनात्मक होते जा रहे थे। जी बिल्कुल। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान चंपारण और सारण के इलाकों में लोगों ने नमकीन मिट्टी से ही नमक बनाना शुरू कर दिया। और इसी दौरान छपरा जेल की नंगी हड़ताल का जिक्र आता है। ये बहुत ही अनोखी घटना है। जरा इसकी कल्पना कीजिए। कैदियों ने मांग की कि उन्हें पहनने के लिए सिर्फ स्वदेशी कपड़े दिए जाएं। जब जेल प्रशासन ने उन्हें विदेशी कपड़े दिए तो उन्होंने उन्हें पहनने से साफ इनकार कर दिया और तय किया कि वे बिना कपड़ों के रहेंगे। हाँ, उन्होंने तय किया कि जब तक स्वदेशी कपड़े नहीं मिलेंगे वे निर्वस्त्र रहेंगे। जरा सोचिए उन ब्रिटिश अधिकारियों की हालत जो सुबह जेल का मुआयना करने गए होंगे और सामने सारे कैदी बिना कपड़ों के खड़े होंगे। हाँ, ये वाकया उस समय के अधिकारियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया होगा। विरोध का ये कितना अनोखा और मजेदार तरीका था। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये घटना या फिर लोगों द्वारा चौकीदारी टैक्स न देने जैसे उदाहरण ये बताते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों ने विरोध के बेहद रचनात्मक तरीके इजाद कर लिए थे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सत्ता के दमन का जवाब सिर्फ हथियारों से ही नहीं दिया जाता, बल्कि अपनी नैतिक शक्ति और अनोखे तरीकों से भी सत्ता को हिलाया जा सकता है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन यहाँ कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। जी। अहिंसा के इस मजबूत दौर के बीच उसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ और भी पक रहा था। जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो रातों रात कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नेतृत्व का संकट आ गया था। बिल्कुल। अब जनता के सामने कोई बड़ा नेता नहीं था, लेकिन जो हुआ वो ऊर्जावान और स्वतः स्फूर्त विद्रोह था। हमारे नोट्स में 11 अगस्त 1942 की उस घटना का विशेष जिक्र है जब पटना सचिवालय की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में 7 युवा छात्रों ने शहादत दी थी। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह जैसे छात्रों का बलिदान। हाँ, इन छात्रों ने निहत्थे होकर गोलियां खाईं। और इसी आंदोलन के दौरान एक और धारा भी चल रही थी।
9 नवंबर 1942 की वो ऐतिहासिक रात जब जयप्रकाश नारायण यानी जेपी और उनके कुछ साथी हजारीबाग जेल की ऊंची दीवार फांद कर फरार हो गए। दीवार फांद कर भाग गए। जी, ये घटना इस पूरे क्षेत्र में एक अलग ही लहर पैदा कर गई। और भागने के बाद जेपी शांत नहीं बैठे। उन्होंने नेपाल के तराई जंगलों में जाकर एक गुप्त संगठन बनाया जिसे आजाद दस्ता कहा गया। इस दस्ते का काम गांधीवादी अहिंसा से एकदम अलग था। इनका मुख्य काम युवाओं को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग देना था। वे सीधे तौर पर ब्रिटिश प्रशासन को नुकसान पहुंचा रहे थे। हाँ, वे संचार व्यवस्था को काटते थे, यातायात रोकते थे, पुल तोड़ते थे और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नष्ट करते थे। यहाँ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु उभर कर आता है। वो क्या? आप देखिए कि कैसे एक ही भौगोलिक क्षेत्र में बिल्कुल एक ही समय में गांधीवादी अहिंसक विचारधारा और गुरिल्ला युद्ध की हिंसक विचारधारा एक दूसरे के समानांतर चल रही थीं। एक साथ दो अलग अलग रास्ते। जी, चंपारण और सारण में जहां शांतिपूर्ण हड़तालें हो रही थीं, वहीं जंगलों में आजाद दस्ता ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ तोड़फोड़ कर रहा था। दोनों का लक्ष्य बिल्कुल एक ही था, स्वतंत्रता। रास्ते अलग अलग थे, तरीके अलग अलग थे, लेकिन दोनों ही विचारधाराओं को उस समय जनता का भारी समर्थन मिल रहा था। ये दिखाता है कि आजादी की प्यास कितनी गहरी थी। बिल्कुल, लोग हर उपलब्ध साधन का प्रयोग कर रहे थे। तो अब जब हम आजादी के सफर को पार कर चुके हैं, तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? देश आजाद हुआ, सत्ता बदल गई, जी, गोरे अंग्रेजों की जगह हमारे अपने लोग सत्ता में आ गए, लेकिन क्या जमीनी हकीकत बदली? स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आजादी के 2-2.5 दशक बाद भी भ्रष्टाचार, भारी बेरोजगारी और शिक्षा प्रणाली की कमियां वैसी ही बनी रहीं। समस्याओं का समाधान नहीं हुआ था। हाँ, युवाओं में एक गहरा असंतोष था और इसी हताशा ने 1974 में एक नए आंदोलन को जन्म दिया, जिसे हम संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। 1970 के दशक का वो समय भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा उथल-पुथल का दौर था। और इस उथल-पुथल का केंद्र एक बार फिर वही जमीन बनी। 5 जून 1974 का दिन था। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था। बिना किसी सोशल मीडिया या मोबाइल फोन के लगभग 5 लाख लोगों की भीड़ वहां जमा थी। 5 लाख लोग, वो भी बिना किसी डिजिटल संचार के। हाँ, और उन युवाओं के सामने थे जयप्रकाश नारायण। जेपी ने वहां सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं की, बल्कि 7 क्रांतियों का एक वैचारिक मिश्रण पेश किया। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्रांतियां। बिल्कुल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो आज भी गूंजता है, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। ये सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं था, ये समाज के पूरे ढांचे को चुनौती देने का आह्वान था। बिल्कुल, और ये चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा 7 जून की घटना से लगता है। वो फायरिंग वाली घटना? हाँ, एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था और तभी इंदिरा ब्रिगेड के कार्यालय से उस जुलूस पर फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 12 लोग घायल हो गए। अब अमूमन ऐसी स्थिति में भीड़ हिंसक हो जाती है, दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन जेपी के प्रभाव का जादू देखिए। उस गुस्साई और युवा भीड़ ने कोई हिंसा नहीं की। ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने नारा लगाया, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, और पूरी तरह शांति बनाए रखी। अगर हम इन घटनाओं का एकदम निष्पक्ष ऐतिहासिक विश्लेषण करें ना, तो ये स्पष्ट होता है कि इस आंदोलन की गूंज सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली थी। हाँ, इसका असर बहुत व्यापक था। जी, 1974 के इस छात्र और युवा आंदोलन ने सीधे तौर पर केंद्र में बैठी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती दी। और इसी के बाद देश में आपातकाल लगा। बिल्कुल, इसके परिणाम बहुत दूरगामी हुए और अंततः देश में आपातकाल लागू हुआ। इतिहास में दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क मौजूद हैं, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर इस आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और इसका असर आज भी साफ साफ देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है। इस विश्लेषण का सबसे बड़ा अहम मोमेंट यही है कि छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के बैनर तले जो राजनीतिक पौध तैयार हुई, उसने आने वाले दशकों की भारतीय राजनीति तय की। आज के कई बड़े नेता उसी की उपज हैं। जी, आज के हमारे कई प्रमुख राजनेता, चाहे वे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो या सुशील कुमार मोदी, ये सभी उसी 1974 के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से निकले हुए छात्र नेता हैं। 1974 में पटना की सड़कों पर जो विचार और नारे गूंजे, उन्होंने ही आज के समय की राजनीतिक जमीन तैयार की। सच में ये पूरी चर्चा ना किसी टाइम मशीन में बैठने जैसी रही है। बिल्कुल,
अगर हम आज के इस पूरे सफर को एक बार समेट कर देखें तो हमने शुरुआत की 16वीं सदी से, जहां शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों और दाम के सिक्कों ने सुशासन की एक मजबूत नींव रखी। जी। फिर हमने 80 वर्षीय वीर कुंवर सिंह की तलवार की धार और उनके रणनीतिक कौशल को महसूस किया, जिसने 1857 के संग्राम को एक नई ऊर्जा दी और ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया। बिल्कुल। उसके बाद हमने देखा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, जिसने पूरे देश को अहिंसक प्रतिरोध का एक नया रास्ता दिखाया। और फिर आजाद दस्ता और जेपी का आंदोलन। हाँ, अंत में जेपी की संपूर्ण क्रांति, जिसने स्वतंत्र भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला दिया। हमारे सामने रखे ये सभी ऐतिहासिक स्रोत मिलकर हमें यही बताते हैं कि कैसे एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र सदियों तक लगातार बदलाव का और नई राजनीतिक प्रयोगशालाओं का केंद्र बना रहा। और यहीं पर ना ये चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वैचारिक सवाल खड़ा करती है। वो क्या? इन सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालने के बाद एक सवाल जो मन में रह जाता है वो ये है कि क्या किसी क्षेत्र की मिट्टी या उसकी सांस्कृतिक चेतना, जिसे हम कल्चरल डीएनए कह सकते हैं, क्या उसमें ही विद्रोह और नेतृत्व के ऐसे बीज छिपे होते हैं जो हर सदी में नई चुनौतियों के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। और अगर ऐसा है तो आज के इस आधुनिक सूचना और तकनीक के युग में, जब सब कुछ डिजिटल है, सूचनाएं सेकंडों में फैलती हैं, उस तरह की किसी संपूर्ण क्रांति का स्वरूप क्या होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या आज की क्रांति सड़कों पर होगी या सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के बीच लड़ी जाएगी? हमारे सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर वे खुद विचार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस रोमांचक और गहरी चर्चा के लिए और इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के पन्नों में छुपे असली मायनों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। हमारे श्रोताओं से यही कहेंगे कि इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं है, ये आज की हकीकत का आईना है। ऐसे ही और भी कई रहस्य और दिलचस्प कहानियां इंतजार कर रही हैं, इसलिए आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और गहरे विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने